बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बेसिकली आप लोगों को पहले चले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर बात करते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक के अंदर 40 होगा और पेज नंबर आपकी बुक के अंदर 447 होगा, उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिए अपनी बुक्स के अंदर और सवाल को पढ़ते हैं, एग्जामिनर देखते हैं सवाल में क्या बातें करते हैं। सबसे पहले बात करना स्टार्ट करता है, बोलता है इकबाल रन्स अ स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस व्हिच हैज बीन इन ऑपरेशंस फॉर सेवरल इयर्स। तो ये वो कह रहा है कि भाई इकबाल है, वो कुछ सालों से कोई कारोबार कर रहा है और बोलता है इकबाल पेज ऑल द सेल्स रिसीट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। बोलता है जितनी भी सेल्स रिसीट होती है ना, जितना भी सेल्स करता है वो सारी की सारी बैंक अकाउंट के अंदर करता है। बोलता है द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2011। तो ये आपको कुछ बैंक अकाउंट की आपको समरी बना के दी है। अच्छा, अब जब भी आप देखो ना, आपको एग्जामिनर ने बैंक अकाउंट बना के दिया हुआ है, आपने सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि क्या इस बैंक अकाउंट के अंदर बीडी बैलेंस मौजूद है या नहीं है। अगर बैंक अकाउंट के अंदर बीडी बैलेंस मौजूद नहीं है तो वो नीचे कहीं इंफॉर्मेशन में ओपनिंग क्लोजिंग में दिया हुआ होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे इसने बीडी बैलेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि मेरा बैंक जो था वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो 4650 का था। तो बेसिकली ये इसने हमें एक बैंक अकाउंट बना के दे दिया, यानी इसके बैंक में जो पैसा आया और जो पैसा गया, जो आया वो इसने डेबिट साइड पे शो करा होगा यानी रिसीट साइड पे, और जो पैसा गया वो इसने पेमेंट साइड पे शो करा होगा यानी क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गई बात यहाँ तक, इसमें कोई मसला नहीं। अब जो आया वो देखते हैं क्या क्या पैसा आया। तो सबसे पहले इसके पास बीडी बैलेंस के बाद ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला था 85,000। ये ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं। अच्छा, सिंगल एंट्री के टॉपिक में ये जो अमाउंट है ये इस्तेमाल भी कहाँ की जाती है? क्रेडिट सेल को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि बेसिकली जब हम एसएलसीए बनाते हैं तो उसके अंदर ये ट्रेड रिसीवेबल्स की रिसीट को इस्तेमाल किया जाता है। हर सवाल के हमने इस्तेमाल किया है, पहले सवाल से लेके आज तक के हर सवाल में इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कैश सेल्स लिखनी है। अच्छा, अब इकबाल भाई सिर्फ उधार पे नहीं बेचते थे सामान, बल्कि कैश पे भी सामान बेचते थे। तो ये नॉर्मल कैश सेल्स आपको दी हुई है। कैश सेल्स कहाँ जाएंगी? इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएंगी, लेकिन टोटल होके जाती है क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, दोनों को मिलाना पड़ जाता है। फिर यहाँ पे नोटिस कीजिएगा एक और बात लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट बात है, लिखा हुआ है कैपिटल 36,000। इस बात का मतलब क्या है? कैपिटल बैंक अकाउंट के अंदर 36,000 लिखा हुआ है, यानी बैंक अकाउंट 36,000 से डेबिट हुआ है। इसका मतलब क्या नजर आ रहा है? इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि ओनर ने बिजनेस के अंदर कुछ अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी दिस इज द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मजीद कारोबार के अंदर 36,000 रुपए लगा दिए हैं, दिस इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप सोचे तो डबल एंट्री क्या बनी होगी? बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। तो एंट्री भी क्या बनी होगी? बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। हाँ, और कितने से? 36,000 से। तो ये एंट्री कब बनती है? जब ओनर कारोबार के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है। अब इसने इन्वेस्टमेंट कैश की फॉर्म में कर दी। ठीक है जी, आगे सुने, आगे बोलता है लोन 14,000 रुपए का। इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस ने एक लोन भी एक्वायर करा है, और वो कितने का लोन एक्वायर करा है? 14,000 का लोन एक्वायर करा है इस साल, क्योंकि ये इस साल का बैंक अकाउंट है और इस साल के बैंक अकाउंट में 14,000 रुपए आके गिरे हैं। इसका मतलब इसी साल ये पैसे आए हैं और इसी साल आपने ये लोन एक्वायर किया। किस डेट को किया है, कब किया है, कितना इंटरेस्ट देना है, आगे जाके बताएं। सही है, अभी उसने बस बता दिया 14,000 का लोन आया है, 36,000 की इन्वेस्टमेंट आई है। अच्छा, अब क्रेडिट साइड के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रेड पेबल्स। अच्छा, ट्रेड पेबल्स की ये अमाउंट हमें पता है, हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पीएलसीए बनाते हुए, हाँ, क्रेडिट परचेजेस निकालते हुए। उसके बाद बोलता है कुछ मोटर एक्सपेंसेस हैं। सही है, आपकी कोई मोटर के खर्चे वर्चे होंगे। रेंट पे करते थे आप 6,000 रुपए, रेट्स पे करते थे आप 2,200 रुपए, वेजेस आपकी पे हुई है 43,000 की, एंड फिक्चर्स एंड फिटिंग्स 40,000 की। अब ये तो हमें समझ आ गया, रेंट, वेजेस, रेट्स, मोटर एक्सपेंस, ये तो खर्चे हैं। ये समझ आ गया। ट्रेड पेबल्स 37,000, यानी कि ट्रेड पेबल्स को आपने उनका पैसा वापस दे दिया। ट्रेड पेबल कौन होते थे? आपके बिजनेस के क्रेडिट सप्लायर, हाँ, जिनको आप उधार पे सामान खरीदते थे जिनसे, तो उनको आप क्या करते हो? फ्यूचर में पेमेंट कर देते हो। तो ये उनको पैसे दे रहा है। कितने पैसे दिए थे? 37,000 रुपए। एक और चीज लिखी हुई है, फिक्स एंड फिटिंग 40,000। तो इसका मतलब क्या है कि आपके कारोबार ने, आपके इकबाल साहब ने 40,000 रुपए का एक नॉन करंट एसेट इस साल खरीदा है। सही है, तो नॉन करंट एसेट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट हुआ है। तो एसेट डेबिट हो रहा है मतलब आया, बैंक क्रेडिट होता है मतलब कैश पे लिया, सिंपल। हाँ,
आगे सुने, ये तो हो गया बैंक अकाउंट। अच्छा, अब इस बैंक अकाउंट का हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें जरूरत होती है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। अगर यहाँ नहीं दिया हुआ तो शायद नीचे इन्फॉर्मेशन में देगा, लेकिन अगर नीचे भी इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देखनी पड़ेगी कौन सी हैवियर है, और एक बैलेंस खुद से निकाल के साइड में रख देना होगा। तो याद रखिएगा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी मालूम होना जरूरी है और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी मालूम होना जरूरी है। क्लियर हो गई बात? सही है। अच्छा, हम ऐसी एक नजर नीचे देख लेते हैं। तो नीचे हमें यहाँ पे कहीं पे भी इसने बैंक मुझे नहीं नजर आ रहा फिलहाल के तौर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं कहाँ देखूंगा, मैं ओपनिंग क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में देखूंगा, तो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में बैंक का क्लोजिंग शो कर देना चाहिए था एग्जामिनर को, तो इसने यहाँ पे शो नहीं करा था। इसका मतलब अब मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमें इस बैंक अकाउंट का बैलेंस खुद से कैलकुलेट कर लेना है। तो क्या आप सब लोग कर सकते हैं? चलो सब लोग जरा कैलकुलेट करके पहले ये बताओ, डेबिट साइड हैवियर है या क्रेडिट साइड हैवियर है? सब लोग कैलकुलेट करेंगे और तेज तेज कैलकुलेशन करना, सही है? क्या हो गया? इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता ना, बैंक में तो जो आया और जो गया। कितनी? वन, हम ऐसे ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे 163,650, ये डेबिट साइड बन रही है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना बन रहा है? 1,132,300। अच्छा जी, तो बड़ी वैल्यू डेबिट साइड हो गई, ठीक है। 163,650, 163,650, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस कैरेट डाउन। तो इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, 163 और 132 को, 31,350, और यही बैलेंस बीडी बन जाएगा, जो कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, और वो कितना हो जाएगा, 31,350। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो कि आपने पहले कभी ना करी हो। पिछले सवालों में भी आपने ये करा, कहीं ना कहीं बैंक का क्लोजिंग नहीं दिया और आपने कैलकुलेट करा है, पिछले किसी सवाल में लास्ट क्लास में ही हमने करा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? ये बात क्लियर है? अब आगे सुने, आगे क्या बोलता है। नंबर 1, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो क्या बोलता है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 वाज 500। तो वो क्या बोलता है कि आपका जो डिस्काउंट रिसीव था वो कितने का था, 500 रुपए का। ये डिस्काउंट रिसीव दो जगह काम आएगा। पहली जगह जब हम पीएलसीए बना रहे होंगे, परचेज कंट्रोल अकाउंट बना रहे होंगे, और दूसरी बार जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे। तो ये हमारा असल में जो काम आएगा, पहले वो पीएलसीए यानी कि परचेजेस कैलकुलेट करते हुए ये काम आएगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं नंबर 2, इकबाल allowed his customer discount of 1400 during the year ended 31 मार्च 2011। तो भाई ये डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड भी एक तो एसएलसीए में काम आएगा, हाँ, जब आप क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, और इसी तरीके से आप जब अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो जरा एक्सपेंसेस में भी आपको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर लेंगे एसएलसीए में। उसके बाद फिर आगे बोलता है, अगली एडजस्टमेंट बोलता है नंबर 3, Iqbal had taken goods at a cost price of 2,400 from his for his personal use। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, बोल रहा है कि यार उसने गुड्स की ड्राइंग्स करनी। अब ये जब गुड्स की ड्राइंग्स करेगा, इसका मतलब हुआ क्या है कि बिजनेस से गुड्स उठाए और घर लेके चला गया। हाँ, कितने के गुड्स उठाए? 2,400 रुपए के। अब सवाल ये उठता है कि इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी 2,400 रुपए से, एंड परचेजेस क्रेडिट होंगी। अगर कैश या बैंक से पैसा लेके जाता तो कैश या बैंक क्रेडिट होता, नॉन करेंट एसेट लेके जाता तो नॉन करेंट एसेट क्रेडिट होता। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपनी परचेजेस को जब इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे तो 2,400 रुपए से कम करेंगे, और ड्राइंग्स को 2,400 रुपए से बढ़ा लो। सिंपल। सही। आगे आगे क्या बोलता? नंबर 4, द लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर 2010। अब वो क्या बोल रहा है कि जो आपने लोन लिया था वो 1 अक्टूबर 2010 को एक्वायर करा है,
और एंड द इंटरेस्ट इज पेबल 10% पर एनम, और सालाना जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, एनुअल इंटरेस्ट जो पे करोगे, दैट विल बी 10%। सही है, जो आपकी ये लोन लेने की कॉस्ट आएगी ये 10%। अब जब भी कोई एग्जामिनर ऐसी बात करे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या है। तो आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल को, ऐसे ही है, और खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है। अब सवाल ये उठता है कि इसने लोन क्या इस साल के दौरान लिया है, क्या इस अकाउंटिंग पीरियड के बीच में लोन लिया गया है, या इस अकाउंटिंग पीरियड से पहले लोन लिया गया है? बीच में, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 को हमारे कारोबार का ओपनिंग डे था, यानी नया दिन शुरू हुआ, और 1 अक्टूबर 2010 को ही उसने लोन लिया। अब सवाल ये उठता है कि आप जब ये बोल रहे हैं कि सर ये जो लोन है ये यहीं पे ही कहीं फॉल करता है, इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ये लोन फॉल करता है, समवेयर कहीं पे भी हो सकता है। सही है, समवेयर हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2010 को आपने लोन लिया, समवेयर हियर, ऐसे ही हुआ होगा। जब आप लोन लेते हो ना, तो जिस दिन से आप लोन लेते हो उस दिन से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है इंटरेस्ट पे करने की। अब ये जो 10% इंटरेस्ट है ये तो पूरे साल का है। क्या आपको लोन लिए हुए पूरा साल हो चुका है? नहीं, आपको तो अभी अक्टूबर में लिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए लोन लिए हुए। तो इंटरेस्ट भी कितने मंथ्स का पे करोगे? 6 महीने का। अब लोन आपने जो लिया था वो लिया कितने का था? आप बोलोगे सर 14,000 का। मानते हैं ये बात सब, 14,000 बैंक में लिखा हुआ था। अब इसके ऊपर आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 10%। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1400। अब ये जो 1400 आया है ना, ये तो आया है एनुअल इंटरेस्ट पूरे साल का। लेकिन आपको क्या लोन लिए हुए पूरा साल हो गया था? नहीं, आपको कितना टाइम पीरियड हुआ था? 6 महीने। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 महीने आउट ऑफ टोटल कितने मंथ होते हैं एक साल में? 12 से। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो इस साल का एनुअल इंटरेस्ट बनता है, यानी इस साल का जो आपने इंटरेस्ट देना है वो $700 देना है। क्लियर हो गया? तो ये $700 आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? इनकम स्टेटमेंट में, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आए। मेरा दूसरा सवाल, क्या ये $700 का इंटरेस्ट एक्सपेंस आप पे कर चुके हो या पे करोगे? हाँ भाई, कर चुके हो या करोगे? कैसे पता? कैसे पता? कैसे पेएबल है? नहीं, ऐसे नहीं समझेंगे। पेएबल तो मतलब ये तो हर साल पेएबल है। इस साल भी 10% देना है, अगले साल भी 10% देना है, उससे अगले साल भी 10% देना है। नहीं, याद रखिएगा, जब तुम पैसा दोगे, जब तुम ये $700 दोगे, बड़ा सिंपल रखो ना, एक आम जिंदगी से, अकाउंटिंग ना आम जिंदगी से बाहर नहीं है। सही है, हमें ना बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस से लगाने से भी नॉर्मल सी चीज सोचनी होती है। यार मैं अगर पैसे दूंगा, मेरे सवाल के अंदर एग्जामिनर ने बोल दिया कि जो काम करता है बैंक के थ्रू करता है, अगर मैं पेमेंट करूंगा तो कहां से पेमेंट होगी? बैंक अकाउंट से। अगर आप बैंक अकाउंट को आके देखिए तो क्या इस बैंक अकाउंट में कहीं पेमेंट की साइड पे इंटरेस्ट पे हुआ है? तो बस करना है भाई, ज्यादा नहीं सोचेंगे, कॉन्सेप्चुअली चला करो ना। समझने की बात ये है कि आप ऐसे सोच के देखो, आप ऐसे सोच के देखो कि आम इंसान क्या कैसे देखेगा इस चीज को। सही है, तो आपने आम इंसान की तरह अकाउंटिंग करनी है। तो भाई यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये सारा का सारा देना है, सारा का सारा अक्रूड है। अब अगर ये अक्रूड एक्सपेंस है तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड करोगे? अक्रूड एक्सपेंस, एक खर्चा जो देना है। देना है मतलब लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। करंट लायबिलिटी में कहां रिकॉर्ड करोगे? अदर्स पेबल के अंदर। डन? क्लियर? यहां तक बात समझ आई? तो हम इसके यहाँ पे चले, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो 700 है, सबसे पहले तो ये सॉरी, ये जो 700 है ये सबसे पहले आपका जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और दूसरा यही 700 आपका जाएगा बैलेंस शीट के अंदर अदर पेबल के अंदर। अब ये ओपी लिख दिया मैं, आप समझ जाइएगा ये ओपी क्या है। सही, अदर पेबल्स के अंदर रिकॉर्ड। क्लियर? डन? यहां तक कोई मसला नहीं है। अब आगे वो बोलता है द लोन इज ड्यू टू बी रीपेड इन 5 ईयर टाइम। बोला 5 सालों में पे करना। सही है, इसका मतलब क्या है? ये जो आपका लोन है ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। सिर्फ इतनी सी बात आपसे करना चाह रहा है और कोई बात नहीं करना चाह रहा। ये जो लोन है ये आपकी क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
सही है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है नंबर 6, Iqbal has decided to create a provision for doubtful debt of 3% of trade receivables outstanding at the end of 31st March 2011। बोल रहा है कि इकबाल ने ये सोचा कि भाई अब मुझे क्या करना है, इनके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी अप्लाई करना। सही, अपने रिमेनिंग या जो भी हमारे साल के आखिर के ट्रेड रिसीवेबल्स है। अच्छा अब सवाल यह है कि इसने सबसे पहले क्या लिखा, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। व्हेन एवर यू क्रिएट प्रोविजन, तो वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? दोबारा से सवाल पूछूंगा, व्हेन एवर यू क्रिएट प्रोविजन, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? हमेशा बढ़ेगा। क्रिएट हो रहा है, पहली बार कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 1000 रुपए 1 करोड़ रुपए, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू आएगी फर्स्ट टाइम के अंदर। तो इसका मतलब पहले वैल्यू कितनी थी, पास में 0 थी, आज थोड़ी सी बढ़ गई है। तो व्हेन एवर यू क्रिएट प्रोविजन, तो वो इंक्रीज ही होता है। सही है, अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे वो कितना है। तो ये इसने एक और बात बोल दी, तो ये जो प्रोविजन है ये भी इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगा, इंक्रीज एक्सपेंसेस के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर से आप सबट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा भाई अभी आगे जाएंगे तो हम बात भी कर लेंगे मजीद इसके बारे में। उसके बाद फिर आगे बोलता है नंबर 7, included in the wages figure the bank account summary are Iqbal's drawings of 25,000 रुपए। वो पता है क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट है ना, उसके अंदर जो आपकी वेजेस की फिगर लिखी हुई है ना, ये वेजेस की फिगर के अंदर 25,000 रुपए की इकबाल की ड्राइंग्स है, वो उसकी वेजेस की पेमेंट नहीं है। यानी कि अगर हम यहाँ पे ऊपर आए और ऊपर आके देखेंगे, यहाँ पे वेजेस लिखी हुई कितनी है, 43,000 की है। तो 43,000 के अंदर से इन्होंने गलती ये कर दी कि इकबाल ने कुछ पैसा विड्रॉ करा था, सही है, इकबाल ने कुछ पैसा निकलवाया था और वो अपने घर पे लेके चला गया था, लेकिन उन्होंने उस पैसे को कहाँ पे इंक्लूड कर दिया था, वेजेस की अमाउंट के अंदर इंक्लूड कर दिया था गलती से। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई वेजेस जो असल में आपने पे करी है, जो वेजेस आपने असल में दी है लोगों को, जो अपने आपकी लेबर थी उसको जो वेजेस दी है, वो कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करी होगी आपने? तो इसमें से क्या कर देंगे, 43 माइनस 25,000, तो कितना आ जाएगा? तो 18,000 रुपए की आपने क्या की है, वेजेस पे करी है। और ये जो 25,000 रुपए है, अब ये कहाँ ऐड कर दोगे ले जाके? ड्राइंग्स में ऐड कर दोगे। बात समझ आई? ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। तो पहले सवाल के अंदर एक ड्राइंग दी थी 2400 रुपए की, उसी के अंदर ये 25,000 और ऐड कर दोगे, टोटल ड्राइंग्स पता लग जाएंगी। दो तरह की ड्राइंग करी ना इकबाल ने, इसका मतलब एक गुड्स उठा के घर ले गया, पहली ड्राइंग 2400 रुपए की, और उसके बाद 25,000 रुपए कैश उठा के घर ले गया, या 25,000 डॉलर घर उठा के कैश ले गया। सिंपल, उसने दो तरीके की ड्राइंग करी। तो जो ड्राइंग्स लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर वो इन टोटल करके लिख देंगे। अच्छा फिर उसके बाद आगे बोलते द रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इकबाल पर। अब उसकी कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज दे रहा है वो आपको, जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको देता है इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री नॉर्मल हमारे काम आ जाएगी। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई होगी तो एग्जामिनर क्या दे देगा सवाल के अंदर, मार्कअप या मार्जिन दे देगा। सही है, और उससे फिर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं, लास्ट क्लास वाली डिस्कशन। उसके बाद बोलता है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एट नेट बुक वैल्यू। तो आपकी फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ओपनिंग में कितने की है, 36,000 रुपए की है, और क्लोजिंग में कितने की है, 68,000 की। अब ये फिक्सचर एंड फिटिंग्स के लिए हमें जब ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इससे हम क्या चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं सिंगल एंट्री के टॉपिक के अंदर, हम इस एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाना सीखा, नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बनेगा, और इसकी टक से हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अच्छा सवाल के अंदर कोई एसेट डिस्पोज तो हुआ नहीं, पहले से पड़े हुए थे, मजीद खरीदा और साल के आखिर की वैल्यू है आपके पास, तो बड़ा इजी है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं इसने ऊपर क्या खरीदा था, फिक्शन फिटिंग खरीदी थी या व्हीकल खरीदी थी? फिक्शन फिटिंग खरीदी, ऐसा ही है। हाँ अच्छा, अगर अभी हम ये सारे अकाउंट्स बना लेंगे अभी, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे फिक्शन फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन बताओ कितनी है, तो आप बता सकते हो कैसे? साल के शुरू में कितने का था, 36,000 का। फिर ड्यूरिंग द ईयर कितने का खरीदा, 40 का। तो टोटल कितने का हो गया, 76 माइनस कितना हो गया, 8,000 कितना? तो ये 8,000 रुपए की क्या हो जाएगी आपके पास, सही है। लेकिन ये आप लोगों को खुद ही कैलकुलेट करने आनी चाहिए, लेकिन मैं भी अकाउंट बनवा के भी करवा दूंगा। अच्छा जी उसके बाद फिर आगे आ जाए तो फिर लिखा हुआ है डिलीवरी वैन। अच्छा ये जो डिलीवरी वैन है बेटा,
ये डिलीवरी वैन ओपनिंग कितने की है? 10,000 की है। क्या साल के दौरान कोई डिलीवरी वैन खरीदी? नहीं खरीदी। तो ये क्या करोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल लोगे और वही तुम्हारी क्या बन जाएगी? डेप्रिसिएशन, यानी कि 2,500 नजर आ रही है इसकी हमें। सही है। उसके बाद फिर आगे आ जाए तो ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग, एसएलसीए का ओपनिंग क्लोजिंग। ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग, पीएलसीए का ओपनिंग क्लोजिंग। मोटर एक्सपेंसेस, अब जरा देखिएगा यहाँ पे अब किसके बारे में बात कर रहा है? मोटर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा है। मोटर एक्सपेंसेस का आपको क्या दिया हुआ है? अगर आप देखें तो मोटर एक्सपेंसेस का आपको ओपनिंग ओइंग दिया हुआ है। ओइंग को क्या मैं बोल सकता हूँ? ओइंग का मतलब अक्रूड होता है। अच्छा, अगर आप देखें तो मोटर एक्सपेंस का क्लोजिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। सही है। अगर नहीं दिया हुआ, डैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्लोजिंग था ही नहीं। इसका मतलब क्लोजिंग था ही नहीं। सिंपल सी बात है। अच्छा भाई, उसके बाद फिर रेंट प्रीपेड का आपको ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। रेट्स का आपको ओइंग ओपनिंग दिया हुआ है और प्रीपेड क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट हम क्या कर लेंगे? इसका 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 और इसका एक्सपेंस का अकाउंट बना लेंगे और इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमें आता है बनाने। सही है। किसी का भी कुछ भी आपको वैल्यू नजर आ रही है, आप उसका क्या करें? अकाउंट बना लें। लेकिन सर आपने तो ये बोला था कि किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड अगर 3 इंफॉर्मेशन हो तो अकाउंट बनाना, वरना अकाउंट बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। सही है। तो सर इस अकाउंट की जो मोटर एक्सपेंसेस की एक इंफॉर्मेशन तो ये रही। सही है। सर इस मोटर एक्सपेंस की दूसरी इंफॉर्मेशन ये रही। सही। लेकिन सर इस मोटर एक्सपेंस की कोई तीसरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो हम क्या करें? क्या इसका अकाउंट बनाएं या नहीं बनाएं? अब मैं बच्चे को ये कहता हूं कि कभी भी ना कोई ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसो कि आपका वो कॉन्सेप्ट शायद अप्लाई नहीं हो रहा हो, कि 3 इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर मैं आपको चाहूं तो मैं इस वक्त 3 इंफॉर्मेशन बना सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो वैल्यू है ये 0 है और ये हकीकत में भी 0 है। तो क्या ये तीसरी इंफॉर्मेशन हो गई? वैल्यू तो 0 ही है ना। एक्स तो नहीं है ना वैल्यू, तो 0 भी तो एक वैल्यू है। 3 इंफॉर्मेशन हो गई। आप सिंपली इसका अकाउंट बना लो, वरना पता है क्या होगा? कंफ्यूजन क्या होगी? जब आप आगे जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि बच्चा क्या करता है। अक्रूड जो है ना, ये वाले 300 को ये इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर देता है। ले जाके क्या कर देता है? ऐड कर देता है। अब बच्चे ने तो यही सीखा हुआ है कि अक्रूड्स को ऐड किया जाता है, लेकिन बच्चे को आधी बात बताई जाती है गधों की तरफ से। वो ये बोल देते हैं अक्रूड्स को ऐड करो, लेकिन भाई सिर्फ अक्रूड्स को ऐड नहीं करना होता, क्लोजिंग अक्रूड्स को ऐड करना होता है। किनको ऐड करना होता है? क्लोजिंग अक्रूड्स को। अब ये 300 जो है, ये अक्रूड ओपनिंग है, क्लोजिंग है? ओपनिंग है। तो इसको ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको सपरेट किया जाएगा। प्रूफ करूं कैसे? आए हम एक काम करते हैं, इस मोटर एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। अब आप खुद ही देखिएगा ये 300 ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम वी एक्सपेंस और यहाँ पे लिखेंगे पी ए ए पी। यहाँ पे आ जाएगी बैंक की वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू। अब मुझे बताओ, ओइंग दिया हुआ है आपको, मोटर एक्सपेंस ओइंग दिया हुआ है। कितने का ओइंग दिया हुआ है? 300 का। प्रीपेड और कुछ भी नहीं दिया हुआ, सब 0 है। हाँ, अच्छा, बैंक से कितना पे करा? 4,100 की पेमेंट करी। तो अब इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा? हाँ जी, 3,800। इस 300 को क्या करा तुम लोगों ने? 4,100 में से माइनस करा, तो ओपनिंग अक्रूड माइनस किए जाते हैं। लेकिन अभी आप याद रखो, ओपनिंग माइनस किए जाएंगे, अक्रूड क्लोजिंग ऐड किए जाएंगे। उससे बेहतर है कि आपको एक सिंपल अकाउंट बनाना सिखा दिया, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आपका आंसर भी परफेक्ट आ रहा है। क्लियर होती है बात यहाँ तो? सही है, सबको ये बात समझ आती है। अच्छा जी, अब जब यही अकाउंट बना लिया है तो लगे हाथों बाकी 2 अकाउंट भी बना लेते हैं। दूसरा अकाउंट कौन सा था? रेंट का। हाँ ऐसे ही है। चलो भाई, रेंट का अकाउंट बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो आपका रेंट है, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा तो पी ए ए पी। बैंक इधर ही आ जाएगा डेबिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट है, और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें तो आपको रेंट ओपनिंग क्या दिया हुआ है? 400 प्रीपेड। क्लोजिंग क्या दिया हुआ है? 600 प्रीपेड। रेंट बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है। तो भाई ओपनिंग कितना प्रीपेड है? 400। क्लोजिंग कितना प्रीपेड है? 600।
बैंक से आपने कितना रेंट पे करा, बैंक से कितना रेंट पे करा था 6,000। तो 3 इंफॉर्मेशन हो गई, तो तीसरी इंफॉर्मेशन भी लाके यहाँ पे लिखते हैं 6,000। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि 6,400 माइनस 600 तो कितना बना 58। वैल्यू पता लग गई। ये 5800 कहाँ चला जाएगा, ये 5800 कहाँ चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा सर इस अकाउंट के अंदर एक सीडी बैलेंस भी आ रहा है, ये सीडी बैलेंस कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन बैलेंस शीट में किधर जाएगा, एसेट्स में या लायबिलिटीज में। प्रीपेड एक्सपेंस है, पहले से किसी को पैसा दिया हुआ एसेट है, तो अदर रिसीव्स में रिकॉर्ड कर दोगे 600 रुपए। सही है, अगर ये अक्रूड एक्सपेंस होता तो पैसा देना है, लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर देते, इसमें क्या मसला। अच्छा तीसरा अकाउंट भी बना लेते हैं ना। तीसरा अकाउंट कौन सा है, रेट्स। रेट्स का अकाउंट अगर आप बनाएं, रेट्स, तो रेट्स का अकाउंट बनाते हुए अगेन पी ए और पी, और यहाँ पे बैंक आ जाएगा और उसके ऑपोजिट अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट पता लग जाएगी भाई। तो भाई रेट्स का आप ओपनिंग देखिए तो ओइंग दिया हुआ है 200 का, तो मैं अक्रूड के सामने लिख सकता हूँ, ओइंग मतलब अक्रूड। ओपनिंग प्रीपेड नहीं दिया हुआ लेकिन क्लोजिंग प्रीपेड दिया हुआ है, अक्रूड नहीं दिया हुआ 300 का, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो सारी चीजें उसकी अपनी जगह पे लिखी है जो दी हुई थी। रेट्स का ओइंग अक्रूड था ओपनिंग, और रेट्स प्रीपेड क्लोजिंग था 300 का। सही है, यहाँ तक बात समझ आई। बैंक से कितने रेट्स पे करे आपने, रेट्स 2200 रुपए के, तो ये 2200 रुपए रिकॉर्ड कर लेते हैं। आ जाए यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 2200, 2200 माइनस 500 कितना होता है 1700। तो ये 1700 रुपए कहाँ चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अब इस अकाउंट में भी सीडी बैलेंस आ रहा है, इस अकाउंट में भी सीडी बैलेंस आ रहा है ना, तो ये सीडी बैलेंस कहाँ जाएगा, करंट एसेट में या करंट लायबिलिटीज में, एसेट्स के अंदर। ये तो तुम्हें पता है बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब आप लोग इतना पढ़ चुके हैं तो मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताया था, आपको ये बात बहुत आसान लगी। देखिए आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो कौन सी डेट की बनाते हैं, ओपनिंग की या क्लोजिंग की, क्लोजिंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और ये जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है, सही है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री दिया हुआ, इन्वेंट्री क्या है, एसेट, फिक्चर फिटिंग एसेट, डिलीवरी वैन एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट, ट्रेड पेबल्स लायबिलिटीज, मोटर एक्सपेंस ओइंग तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, रेंट प्रीपेड दिया हुआ है आपको एसेट, और रेट्स प्रीपेड एसेट। तो देखो क्या ये 300 और 600 दोनों एसेट है, तो दोनों बैलेंस शीट में भी कहा जाएंगे। और क्या ये सीडी बैलेंसेस भी है, तो तभी बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग डेट के जितने भी बैलेंस होते हैं वो सारे सीडी बैलेंस होते हैं। तो ये मैं आपको जो अकाउंट में वैल्यू दिखा रहा हूँ ये 600, और ये जो अकाउंट में वैल्यू दिखा रहा हूँ 300, ये ऊपर इन्फॉर्मेशन में गिवन होती है आपकी बैलेंस शीट के लिए कि आपने ये चीजें वहां पे ले जाके लिख देनी है। सही है, इसने ऊपर हेडिंग में क्या बोला था, द रिमेनिंग, पढ़ो क्या लिखा हुआ है रिमेनिंग के बाद, एंड लायबिलिटीज। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड कहाँ की जाती है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है ना। और बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनती है, साल के आखिरी दिन बनती है, क्लोजिंग डेट को बनती है। तो इंफॉर्मेशन भी कौन सी इस्तेमाल की जाती है, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है। हाँ, इस पूरे सवाल के अंदर क्या आपको कहीं, अब जरा सुनिएगा, आप अपने दिमाग में बैलेंस शीट चला रहे हैं, आपने बोला सर लोन नजर आ गया, लायबिलिटी नजर आ गई, एसेट्स नजर आ गए, सही है, लेकिन सर हमें एक चीज नजर नहीं आई, कैपिटल। अब एक कैपिटल है जिसकी हमें नीड होती है, हमें मालूम करना पड़ता है, वो कौन सा कैपिटल होता है जो हमें मालूम करना पड़ता है, ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरू का कैपिटल। क्या साल के शुरू का ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ सर ये इसने एक कैपिटल दिया हुआ था 36,000। अबे भाई ये ओपनिंग कैपिटल थोड़ी है, ये तो एक कारोबार चल रहा था और उसके दौरान इसने 36,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। ओपनिंग कैपिटल कितना था, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का क्या तरीका सिखाया था आपको, कौन से एसेट्स और कौन सी लायबिलिटी, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। क्या आपको तमाम ओपनिंग एसेट्स और तमाम ओपनिंग लायबिलिटीज दी हुई है, क्या वो यहीं पे ही सारी मौजूद है या कोई एक इधर उधर भी है, सारी यहीं पे ही है या एक इधर उधर भी है, सब यहीं है। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बहुत दफा बोला है, बहुत दफा बोला है, और आप पेपर में यही गलती करके आते हो और इसी वजह से फिर आप आगे बोलते हो कि सर ये गलती हो गई। तो उस टाइम पे
मैं सारे बच्चों को प्यार से समझाता हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है इंसान से, अगली बार ख्याल रखना। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करिएगा, सही है। और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना एक और दफा सीख ले। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। और आप जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपना बैंक का ओपनिंग लेना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक का ओपनिंग यहाँ पे गिवन नहीं होता। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इस इन्फॉर्मेशन के अंदर बैंक का ओपनिंग अक्सर गिवन नहीं होता। और बच्चा बोलता है भाई यही एसेट है और यही लायबिलिटीज है, तो भाई बैंक क्या है? बैंक भी तो या तो एसेट होगा या लायबिलिटी होगा, या तो ओवरड्राफ्ट होगा या पॉजिटिव होगा। तो बैंक को कौन लेगा? आप ही लोग लोगे ना भाई। हाँ, सही है, बात समझ आई। तो वो बैंक बैलेंस को भी कंसिडर किया जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकलता किस तरीके से है? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग, ये मैंने नॉट इक्वल टू लिख दिया, इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स प्लस ओपनिंग प्लस माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। अब मुझे बताओ कि हमारे पास कौन सी फिगर है जो यहाँ लिखी भी नहीं है बैंक की? 4650। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, चलो भाई एक ऐड कर लेते हैं बैंक, और लिख लो आप अपने पास। बैंक है 4650। अब सवाल यह है कि ये बैंक एसेट है, तो इसके आगे ए लिख दो। इन्वेंट्री एसेट है, ए लिख दो। फिक्शन फिटिंग एसेट है, ए लिख दो। डिलीवरी वैन एसेट है, ए लिख दो। ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट है, ए लिख दो। ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज, सही है। और उसके बाद फिर मोटर एक्सपेंस अक्रूड, तो ये भी एक लायबिलिटी है क्योंकि एक एक्सपेंस है और अक्रूड है, सही है। तो उसके बाद फिर रेंट प्रीपेड एसेट बन गया। मैं ऊपर नीचे तो नहीं देख रहा? ओके। और रेट्स ओएंगे आपके पास, तो वो क्या बन जाएंगे? लायबिलिटीज। और फिर उसके बाद और तो कुछ नहीं दिया हुआ। तो क्या आप एसेट माइनस लायबिलिटीज करके कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं? ओपनिंग। हाँ भाई, सब लोग कैलकुलेट करो ना, ताकि आपकी आदत पड़े। अगर आपकी यही आदत नहीं पड़ी, यही चीजें आपको नहीं पता लग पाई, तो फिर आप फंसोगे पेपर के अंदर। 4650, 8000, 36,000, 10,000, 7200, 34 नहीं 7200 और 400। हाँ भाई, कितना आ रहा है ओपनिंग कैपिटल? किस किस बच्चे का अभी तक 66250 नहीं आया? कुछ और आंसर भी आ रहा है? 6235, ये बता रहे हैं आप लोग? इसका मैं आप लोग को वैसे, अबे यार मुझे तो कैपिटल बताओगे ना यार, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ उससे पहले कि ओपनिंग एसेट। तो कैपिटल 66 बन रहा है। ये आ रहा है, यही आ रहा है। ये बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस नहीं होगी ना तो फिर देखना। सही है, चलो। अच्छा भाई, आपसे एग्जामिनर बड़े प्यार से बोलता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर फला फला। आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। और उसके बाद बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फला फला। सही है जी, दो काम करने हैं आपने, एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है और एक बैलेंस शीट। अच्छा, एक्सपेंसेस हमने साइड में कैलकुलेट कर लिए। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 40। क्वेश्चन 40 करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसएलसीए पीएलसीए बनाते हैं और उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से पहले। चलो भाई, SLCA, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस। अब आप लोग ये देखते रहे पेपर के अंदर, बुक्स के अंदर देखो, बैलेंस बीडी यहाँ पे आ जाएगा एंड बैलेंस सीडी यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई अब आप ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस देखें कितना गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स का? 7200 रुपए के आपको गिवन। अच्छा भाई, तो आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के गिवन है? 7200 के। हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं 7200, ठीक है। क्लोजिंग कितने के गिवन है?
8300 लिख लें आगे। फिर आप ये देखेंगे कि आपको आपके ट्रेड रिसीवेबल से रिसीट्स कितनी हुई हैं। हाँ, कितने की है भाई रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स 85,000 की। ठीक हो गया, रिकॉर्ड कर ले 85,000। अच्छा, उसके बाद कोई बैड डेट तो हुआ नहीं, कोई सेल्स रिटर्न तो हुई नहीं, लेकिन कुछ डिस्काउंट अलाउ हुआ था। कितना हुआ था डिस्काउंट अलाउ? और बताएं कितने का था वो? 1400 का। और बताएं और क्या है? हाँ जी, और बताएं। ये रहा आपके सामने सवाल है। डिस्काउंट अलाउड हुआ था, ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया 1400 का। और बताएं और क्या हुआ था? और कुछ हुआ है? नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड नहीं करोगे एसएलसीए में? कसम से? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग यहां से कैलकुलेट कर जाएंगे क्रेडिट सेल्स 87,500। अब इस क्रेडिट सेल्स के अंदर प्लस कर देंगे कैश सेल्स। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स कितनी है? अच्छा जी, कैश सेल्स आपको बैंक अकाउंट में गिवन थी 24,000 रुपए की। ठीक है, तो बेटा वो ऐड कर लो इसके अंदर 24,000। कितना आ रहा है आप? भाई लड़कियां बहुत स्लो आंसर दे रही हैं आज, क्या हो गया? हाँ, 111,500। तो 111,500 की आपकी क्या आ गई है टोटल? डन, क्लियर। यहाँ तक सबको समझ आ गई ये वाली बात। अब अगली चीज आप कैलकुलेट कर लें यहीं पे ही आपकी परचेजेस। चलो बेटा, अब परचेजेस बताओ जरा मुझे। PLCA, तो इसका बैलेंस आ जाएगा बैलेंस PD। अच्छा, ये वर्किंग कर रहा हूं मैं, ये बात याद रखिएगा, ये मैं सोल्यूशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये वर्किंग में बनाना है आपने बैलेंस। कभी कभी रिक्वायर्ड में भी देगा बनाने को, कभी कभी आपको वर्किंग में ये बनाना पड़ेगा, इसके बिना तो आप निकाल ही नहीं सकते ना कुछ भी। सही है, चलो भाई, तो अब आ जाओ। तो देखते हैं ट्रेड पेबल्स का कितना दिया हुआ है आपको। 3400 एंड 3700, ऐसा ही है। 3400 एंड 3700। अब मुझे ये देख के बताओ कि बैंक अकाउंट से आपने कितनी पेमेंट करी है इनको? 37,000 की पेमेंट करी है। देख ले भाई, जो आपने पेमेंट करी थी इनको, ये देखो 37,000 की आपने इनको पेमेंट कर दी थी। उसके बाद एक डिस्काउंट रिसीव हुआ था, और वो कितने का हुआ था? 500 रुपए का। तो डिस्काउंट रिसीव PLC के अंदर आता है। डिस्काउंट रिसीव कितने का था? 500 का। और इस अकाउंट को बना के हमें क्या हासिल होगा? क्रेडिट परचेजेस। दूसरा सवाल ये कि क्या कैश परचेजेस सवाल में गिवन है? क्रेडिट परचेजेस कितना? 37,800, ऐसा ही है। सही है, तो ये हम लोगों ने क्या निकाल ली? क्रेडिट परचेजेस। लेकिन हम इसको मानेंगे कि ये टोटल परचेजेस है। क्यों मानेंगे इसको टोटल परचेजेस भाई? मुझे बताओ ना, क्यों मानेंगे, बताइए। बस इतनी सी बात, क्लियर। अच्छा जी, अब आगे सुनो। ये डेप्रिसिएशन आप लोगों ने वैसे कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन मैं एहतियातन आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ। फिक्शन फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, और डिलीवरी वैन की हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, वो तो यही आ गई थी 2500 रुपए दोनों को माइनस करके, क्योंकि इसमें कोई एडिशन नहीं था। वो कितने का था? 3600 का था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिक्शन फिटिंग्स डेप्रिसिएशन। नेटबुक वैल्यू अकाउंट भी बन सकता है। सही है, तो नेटबुक वैल्यू अकाउंट बना के कैलकुलेट करवाऊंगी या ऐसे ही कैलकुलेट करूँ? बेटा फिर तो मैं कैलकुलेट ही नहीं करवाता, उससे आसान क्या होता है। अच्छा भाई, बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस कितना है फिक्शन फिटिंग्स का? नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बना रहा हूँ, तो नेटबुक वैल्यू ओपनिंग बताओ। 36,000। जो आपने खरीदा बैंक से वो कितने का खरीदा? 40, 40।
और क्लोजिंग कितना हो गया 68,000। ठीक है, और कोई डिस्पोजल हुआ नहीं हुआ, तो यहां से आप निकालने डेप्रिसिएशन इसकी कितनी आ रही है 38,000 आई थी ना, 8,000 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई इसकी। क्लियर, कोई टेंशन यहां तक, ये वाली बात भी समझ आई, कोई मसला है इसके अंदर, कोई टेंशन इस चीज को कैलकुलेट करने में तो मुझे बताएं भाई, अगर कोई मसला है तो बताएं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक प्यारी सी इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज है जो अभी तक सवाल में बस कैलकुलेट नहीं करी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो सवाल को करते हुए ही कैलकुलेट कर लेंगे जब एक्सपेंसेस आएगा, क्योंकि हमें ये बात कंफर्म है कि वो इंक्रीज ही है। अच्छा भाई, इकबाल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, पूरा लिख लीजिएगा जो भी होता है, इकबाल का नाम ऊपर और फिर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सवाल को सेल्स से, ऐसा ही है। चले भाई, तो सेल्स आप लोग मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने टोटल सेल्स कितनी कैलकुलेट करी थी 111। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे ओपनिंग। अभी आपके पास सवाल है तो ओपनिंग इन्वेंट्री में देखें कितने की गिवन है। हाँ भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है 8,000 रुपए की है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 92,000 की है, और ये बात मैं बता चुका कि क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई होती तो मार्कअप या मार्जिन दिया हुआ होगा। सही है जी, तो 8,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री है वो लिख लें। फिर उसके बाद आप इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे परचेजेस। परचेजेस कितनी कैलकुलेट करी थी हमने 37,800, अभी कैलकुलेट करके आए 37,800 वो लिख लेंगे। अच्छा, फिर आपको याद है कि जो ओनर था उसने कुछ ड्राइंग्स करी थी गुड्स की, याद है आपको, ये वाली ट्रांजेक्शन थी मेरे ख्याल से, ये वाली नंबर 3, उसने क्या करी थी गुड्स की ड्राइंग्स करी थी, तो एंट्री क्या बनती है ड्राइंग्स डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। तो यहाँ पे जब वो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स कर रहा है तो यहाँ पे परचेजेस में से हम कर देंगे लेस ड्राइंग्स, पूरा लिखिएगा, सिर्फ ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स की जो ड्राइंग्स होती है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट की जाती है, अदर देन गुड्स कोई और ड्राइंग यहाँ से मत सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इस वजह से पूरी बात लिखना ड्राइंग ऑफ गुड्स, क्योंकि तुम लोग बहुत जमीन हो इस वजह से पूरा लिखना, सिर्फ ड्राइंग्स नहीं लिखना, सही है, ठीक है। अच्छा, तो उसने कितने की ड्राइंग्स करी थी 2,400 रुपए की करी थी, 2,400 रुपए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद फिर कोई परचेज रिटर्न वगैरह और तो कुछ हुआ नहीं था मेरे ख्याल से, कैरेजेस बैलेंस कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, तो अब यहाँ पे हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल इनकम स्टेटमेंट बन रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो कितने की थी 9,200 की। याद रखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई होती तो क्या दिया हुआ होता मार्कअप या मार्जिन, वो फिर हम देखते हैं कि उसमें कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, कन्वर्जन की जरूरत है या नहीं है, वो लास्ट क्लास में हमने देखा था कन्वर्जन कैसे होती है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद आगे देखो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ जल्दी जल्दी से कितनी आ रही है, अब तेज तेज करो, ये तो आसान हो गया ना अब सवाल। मेरा बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स पे बताएगा 34, ठीक हो गया। तो फिर मुझे कोई इसी बात पे ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दो, कोई अदर इनकम थी सवाल में। अच्छा, कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई एक आप लोगों ने मुझे बताया कि सर एक इनकम दी है, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऐड अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव 500 का था, ऐड कर लो इसके अंदर तो कितना हो जाएगा 77,800, तो यहाँ लिख लो 77,800, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं,
इंटरेस्ट और टैक्स को हटा के जितने खर्चे हैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सही है। अच्छा जी, अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे लिखे सर? दो तरीके आपने बताया था, या तो पहले कैश सारे लिखना या पहले नॉन कैश सारे लिखना। तो भाई चलो आओ सारे कैश लिखते हैं पहले। सही है। तो कैश एक्सपेंस कहाँ से मिलेगा? तो भाई बैंक अकाउंट देख लो। तो बैंक अकाउंट के अंदर सबसे पहला कौन सा एक्सपेंस है? मोटर एक्सपेंस। तो मोटर एक्सपेंस का हमने अकाउंट बनाया है। हाँ जी। तो 3800 रिकॉर्ड कर ले मोटर एक्सपेंस का। समझे ना? मोटर एक्सपेंस 3800। फिर उसके बाद दूसरा रेंट का था। तो रेंट कितना आया था एक्सपेंस हमारा? 5800। ये देखो बैंक के अंदर लिखा हुआ है ना रेंट। कितना लिखा हुआ है रेंट? 6000 का। लेकिन 6000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो पहले उसका अकाउंट बनाएंगे और फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे आगे ले जाके। तो हमने उसका फिर पहले अकाउंट बनाया, क्योंकि हमने देखा कि रेंट का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो देयरफॉर उसका अकाउंट बनाया और फिर इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया। कितने का? 5800। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ले रेंट एक्सपेंस 5800। यार ये EXP VXP मत लिखना, पूरा एक्सपेंस लिखना। अगर लिख रहे हो तो ये शॉर्ट फॉर्म्स के आके बॉक्स कर। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आप आगे आ जाए। तो फिर अगला एक्सपेंस कौन सा है भाई बैंक के अंदर? रेट्स है। तो रेट्स का अकाउंट बनाया हमने। कितना अकाउंट बनाया था रेट्स का? ये रहा रेट्स का अकाउंट। सही है। ये देखो, तो कितना आया था? 1700। सही है, नजर आ रहा है सबको? तो ये रेट्स का अकाउंट बन गया। रेट्स आपके पास आ गए 1700 रुपए के। उसके बाद फिर अगला एक्सपेंस देखिए कौन सा है बैंक अकाउंट के अंदर? वेजेस। वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था। वेजेस का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, लेकिन वेजेस के बारे में एक बात बोली थी कि वेजेस की जो ये 43,000 की अमाउंट है, इसमें 50,000 रुपए की ड्रॉइंग है। तो हमने 50,000 माइनस कर दिया, तो वेजेस बची कितने की थी? तो वेजेस एक्सपेंस होना कितने का चाहिए? 18,000 रुपए का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ लिख दो वेजेस एक्सपेंस 18,000। तो अब मैंने सारे कैश एक्सपेंस लिख दिए। सही है। अब मैं कौन से एक्सपेंसेस लिखूंगा? नॉन कैश। इस तरीके से आपको सारे एक्सपेंसेस याद आते रहेंगे। यार कैश ये तो बैंक अकाउंट में दिए हुए होते हैं, नॉन कैश मोटे मोटे आपको पता है कौन कौन से पता है। गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। सॉरी, सिर्फ लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड या फिर प्रोविजंस। 4 से 5 है ये आपके। सही है। आप बोलेंगे तो मैं यहाँ लिखवा दूंगा आपको। ये आपको पता होने चाहिए वैसे। लॉस ऑन डिस्पोजल कॉपी कर ले अगर लिखना चाह रहे। लॉस ऑन डिस्पोजल एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड एक नॉन कैश एक्सपेंस है। बैड डेट एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एक नॉन कैश एक्सपेंस ही। तो ये 5 हैं आपकी गिनती के। इस 5 से बाहर वो नहीं निकलेगा। ना AS ना A2 ना O लेवल कहीं बाहर नहीं निकलेगा। इससे A2 के अंदर निकलता है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग के अभी दूर अंदेश कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, आगे जरा सुनेगा। ये तो हो गई हमारी कहानी यहाँ तक। अब हम लिखते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डिस्काउंट अलाउड। चले आपके इत्तेफाक के लिए हम यहाँ पे अलग कलर से मेंशन करते हैं। डिस्काउंट अलाउड कितने का है? कितने का था डिस्काउंट अलाउड? फिर देखो ना सवाल के अंदर तुम लोग फिर दोबारा से बेहोशीदारी हो गई। 1400 डिस्काउंट अलाउड हो गया। फिर उसके बाद बैड डेट था नहीं सवाल में। सही है, इस वजह से लिखेंगे नहीं। डेप्रिसिएशन, अब इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखिए तो ज्यादा अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखिए अगर। लेकिन खैर, डेप्रिसिएशन दो की थी। एक थी आपकी फिक्स्ड फिटिंग्स और एक आपकी थी बेंच एंड थी ना। ठीक है, तो फिक्स्ड फिटिंग्स की 8,000 आई थी। डिलीवरी वैन की 2500 आई थी। ऐसा ही हुआ था आपकी जिंदगी में। आपने अभी कैलकुलेट करा था पीछे, भूल गए तो ये रही डेप्रिसिएशन 8,000 रुपए की उसकी। और सवाल के अंदर यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेट करा था 2500 रुपए की डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन। ये भी हो गया। आगे आ जाए जरा। फिर उसके बाद आपके पास और क्या था? और क्या हुआ था? और कौन से नॉन कैश थे सवाल के अंदर? प्रोविजन। उसके अलावा और कोई नहीं है? हाँ बेटा, इंटरेस्ट कैश एक्सपेंस है।
इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो नॉन कैश कैसे हुआ? नॉन कैश एक्सपेंस उन खर्चों को कहा जाता है जिनके अगेंस्ट आप कभी भी पैसा नहीं देते कहीं पे। सही है, किसी को पैसा नहीं दिया जाता, तो भाई डेप्रिसिएशन हो गई, तो ये डेप्रिसिएशन होने का पैसा मैं किसी को देके तो नहीं आऊंगा। क्या क्या चीज? बेटा करेंगे, लेकिन आपके सर ने जहाँ रिकॉर्ड करा है बस वहां नहीं करेंगे। सही है, चल अब सुनो जरा क्या होगा। डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन ही आया था तो वही लिख लेंगे, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, अब उसने क्या बोला था, कितना परसेंट चार्ज करेगा? 3% चार्ज करेगा ट्रेड रिसीवेबल्स पे एट 31 मार्च। तो 31 मार्च के यानी कि क्लोजिंग आप ट्रेड रिसीवेबल्स देख लो ना मेरा बेटा, कितने? 8300। तो 8300 पे कितना परसेंट? 3%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 249। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे। कितना आ रहा है टोटल करके? देखो बेटा सब लोग कैलकुलेट करो, शाबाश, अब बताओ कितना आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताओ कितने आ रहे हैं। दोबारा सुनो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको कहते हैं? अभी हम लोगों ने क्या बात करी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा जितने खर्चे होते हैं उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है। तो अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग देखो, इस वजह से देखो। सही है, हाँ भाई, 41,449। तो अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम पीबीआईटी भी कहते हैं या ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या पीबीआईटी भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर वो सॉरी इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो कितना आ रहा है वो? 3635। ठीक हो गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे इसमें से, टैक्सेशन, वो सॉरी टैक्सेशन तो है नहीं, तो यहां पे हम लिखेंगे लेस फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपने क्या लिया हुआ था? बैंक लोन लिया हुआ था। हाँ जी, बैंक लोन लिया हुआ था। कैसे पता बैंक लोन था? है, क्या बताया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर। क्या लिखा हुआ है? लोन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अक्टूबर, कहीं भी नहीं लिखा हुआ बैंक लोन। बैंक अकाउंट में पैसा आया और एग्जामिनर खामोश है कि वो पैसा कहाँ से आया, तो सीधा सीधा अगर खामोश है तो बैंक लोन ही है, डिबेंचर नहीं। सही है, डिबेंचर होता तो अलग से मेंशन करता। अच्छा जी, तो लोन, बैंक लोन इंटरेस्ट मेरा बेटा कितना कैलकुलेट हुआ था? याद है ना, 14,000 का लोन था। 14,000 पे कितना परसेंट? 10%। लेकिन ये पूरे साल का है तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो कितना आया था? तो 700 माइनस कर दो। ऐसे शो किया जाता है। हाँ भाई, 3565 ये आपके पास आ गया। क्या कहेंगे इसको? नेट प्रॉफिट। क्लियर यहां तक? देख ले भाई, पूरी इनकम स्टेटमेंट बन गई है। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने 249 का लिख लिया, और यही 249 उधर भी चला जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि पहले साल जितनी क्रिएशन हुई है उतना ही सीडी बैलेंस भी आया होगा, क्योंकि बीडी जीरो थी। नहीं भी बात समझ आई तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप पीबीडी लेक्चर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो आगे बनाते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम करना है, जो कि हम लोगों ने बनानी है, क्या बनानी है भाई? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेसिकली उन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को देखते हुए बनाई जाती हैं, तो उनको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहते हैं। भाई ऐसा होता है। लेकिन आज के दौर में एग्जामिनर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं लिख के देता बनाने को, बोलता है भाई प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो उसने एक ही नाम रख दिया है उसका। सही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट,
या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये तीनों एक ही चीज होती है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। चलो भाई, नॉन करेंट एसेट्स के बारे में बात करते हैं। नॉन करंट एसेट्स, अभी जो नॉन करेंट एसेट्स हैं इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन सा था? फिक्सेस एंड फिटिंग्स, ऐसा ही है, तो यहाँ लिखो फिक्सेस एंड फिटिंग्स। भाई फिक्सेस एंड फिटिंग्स कितने का है? क्लोजिंग देख लो, 60 कितना था? जल्दी जल्दी देख के बताया करो। 68,000 का। उसके बाद फिर आपके पास वैन थी, उसका क्लोजिंग कितना है? 7,500। तो 68,000 प्लस 7,500 टोटल नॉन करेंट एसेट बताओ। $75, ऐसा सही है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, और नेक्स्ट हेडिंग का नाम क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? जो लीज लिक्विडिटी से हो रहे हो उस इक्वेशन को, उस पता नहीं सीक्वेंस में लिखा जाएगा इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम उसके अंदर? क्लोजिंग। याद रखिएगा भाई, अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग मत लिख के आना पेपर के अंदर। बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट को बनती है। कितनी थी क्लोजिंग इन्वेंट्री? 9200। फिर उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे ट्रेड। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के थे क्लोजिंग? 8300। लेकिन इसके अंदर से आपने क्या लेस कर देना है? लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का था वो? ठीक है, इस बार क्रिएशन थी तो 249 ही बैलेंस शीट में भी गया, और 249 ही बैलेंस शीट में भी जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगा। लेकिन अगर क्रिएशन नहीं होती, पहले से होता, तो एक नया बैलेंस आया हुआ होता यहाँ पे लिखने के लिए, सही है। अच्छा भाई, तो 249, जो कि आप अपनी सोल ट्रेडर के बहुत सवालों में कर चुके हैं, आपने तो बहुत सवाल करे, अब भी नहीं अगर आपको याद है तो कलमा पड़े। अच्छा भाई, फिर उसके बाद अगली चीज क्या है? अदर रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करते हैं। अदर रिसीवेबल्स, यार अदर रिसीवेबल्स में आता क्या क्या है, आपको याद है आज तक? अदर रिसीवेबल्स में आती क्या क्या चीज है? प्रीपेड, क्या बता रहे हो? प्रीपेड क्या? प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम, ऐसा ही है, सही है। अच्छा, अब अगर आप आगे देखें तो आपके पास कोई प्रीपेड एक्सपेंस था? हाँ, क्लोजिंग के अंदर दो एसेट नजर आ रहे हैं, एक ये ए नजर आ रहा है, एक ये ए नजर आ रहा है, ऐसा ही है। ये वाला आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। अभी एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे हो ना, अब ये 600 है और 300 है, तो 600 प्लस 300 कितना होता है? 1000, सही है। फिर उसके बाद आगे आ जाए, तो अब तो और कुछ नहीं बचा, क्या बचा है? क्या बचा है? बैंक अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को बैंक से दुश्मनी होती है सिंगल एंट्री के टॉपिक में, तो बैंक को हर बात पे इग्नोर करते थे। बैंक भी तो क्लोजिंग था ना। अब बैंक क्लोजिंग था नहीं, हमने निकाला था, याद है? क्योंकि मैंने ये देखा था कि यार उस वक्त ही निकाल लो ना भाई, जरूरत आज नहीं पड़ रही थी, जिस वक्त हम ये निकाल रहे थे उस वक्त दूर दूर तक इसकी जरूरत नहीं थी ये निकालने की, लेकिन अब जरूरत पड़ती। तो उस टाइम बैंक अकाउंट पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पूरा बैंक अकाउंट पढ़ते हुए कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके रख दिया साइड में, भाई इतना बैंक होगा आपका क्लोजिंग के अंदर। बात समझ आई? अच्छा जी, तो कितना आ रहा है? 313, तो ये लिख दो 31350। सर अब ये बैंक तो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको फिर ऐसे कर रहे हैं, किसी के सवाल में ये तो नहीं आ रहा ना? हाँ, किसी के दिमाग में ऐसा सवाल तो नहीं है ना कि बैंक सर ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो आप एसेट क्यों मान रहे हैं इसको? तो भाई सीडी क्रेडिट साइड पे, तो बीडी किधर आएगा? डेबिट पे ही आएगा ना, सही है। 31350 का। अच्छा जी, सबका टोटल निकाल लो करंट एसेट्स का खाली। 49501। अच्छा जी, अब इन दोनों को ऐड कर लो। 1, ये आपके पास क्या आ गए?
टोटल एसेट्स, ऊपर ये बैंक था, सही है, ठीक हो गया यहां तक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, उसका नाम क्या है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ओपनिंग कैपिटल। अब आप यहाँ पे जब बैलेंस शीट में पहुंचते और आपको चाहिए होता ओपनिंग कैपिटल, तो आप कैसे निकालते हैं, आप जाके देखते सवाल में क्या कैपिटल ओपनिंग गिवन है या नहीं है, तो आप बोलते हैं यार ओपनिंग कैपिटल तो गिवन नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज करते हैं और ओपनिंग कैपिटल निकालते। तो हमने निकाल लिया, कितना निकाला था, 62,350। भाई जो जरूरत पड़ेगी वो आपने कैलकुलेट कर लेना है, और आपको वो कैलकुलेट करना मैं सिखा चुका हूँ। और ओपनिंग कैपिटल मैंने आपको पता है कब सिखाया था, पहली क्लास के पहले दिन के पहले 10 मिनट के अंदर। ये ऐसी चीज है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हमने कोई आगे जाके पढ़ी हो, बड़ी कोई बेसिक सी चीज थी। तो यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना आया था, 6। फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 36,000 हो गई थी टोटल। कहां से पता लग रही है सर, दोबारा बता दें, बैंक अकाउंट से देख लो, 36,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे इसके अंदर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया था, 35,651, सही है, 35,651। और उसके बाद इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स। अब इसकी ड्राइंग्स जो थी वो दो टाइप की थी, सही है, एक उसने पैसा निकाला था 25,000 रुपए का, और एक उसने गुड्स की ड्राइंग करी थी 2,400 रुपए की, ऐसे ही था, दो ड्राइंग्स थी, तो दोनों का टोटल कर लो, 27,400 माइनस कर दो तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल, कितना आ रहा है, 10। फिर उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी, और वो हमारे पास एक ही है, बैंक लोन है, और वो कितने का था, 14,000 का था ना, ठीक है, तो इसके अंदर 14,000 हम ऐड कर लेंगे। तो जब क्लोजिंग कैपिटल के अंदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐड करते हैं तो आपके पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कितना आ रहा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल, हाँ जी, 12060। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग अपने पास लिखेंगे, और वो नेक्स्ट हेडिंग का नाम क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। भाई करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का क्लोजिंग पता है आपको, कहां से पता लगेगा, सवाल के अंदर क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में सब लोग देखो ट्रेड पेबल कितने का दिया हुआ है, सब बताओ कितना दिया हुआ है, बताओ ना, 3,000, तो 3,700 का आपको ट्रेड पेबल दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या कोई और अक्रूड एक्सपेंसेस हैं आपके, वो सॉरी, हाँ अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, कौन से, दो हैं, एक आपके पास, हाँ जी, है या नहीं है, हाँ भाई, देखो ना, अब देखो, यहीं पे आके तो तुम लोग फिर पेपर के अंदर कुछ करके नहीं आते हो, उसके बाद फिर नाम खराब होता है लोगों का। हाँ, क्या बात हुई थी, जो यहाँ एक्सपेंसेस दिए हुए, उन एक्सपेंसेस में तो कोई भी लायबिलिटी नहीं है, नहीं है ना, एसेट है, दोनों एसेट के अंदर लिख दिए ले जाके। इसके अलावा और कोई पैसा है जो आपने अभी तक नहीं दिया हुआ था, हाँ एक था, बैंक लोन जो लिया था, उसका $700 पे करा है या नहीं करा है, सर नहीं करा, इसके बारे में आपने ये भी बताया था कि तुम अगर करते तो बैंक में लिखा हुआ होता, तो बैंक में नहीं लिखा हुआ, तो वो 700 रुपए का क्या है तुम्हारा, अदर पेबल। अदर पेबल में आता क्या क्या है, अक्रूड एक्सपेंसेस एंड
प्रीपेड इनकम। तो भाई ये कितने गए 700 का, तो 120 और सब लिख लिया मेरे ख्याल से, कर लो 120 प्लस 120,601 प्लस 3,700 प्लस 700 कितना आ रहा है 125,001। तो इसको हम क्या बोलेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो अगर आप देखें तो आपका ये जो सवाल है ये हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है, सही है। अब इसको गौर से देखें और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लें। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? क्लियर है ये वाली बातें? कोई एक भी चीज इसकी कैलकुलेशन आपको नहीं समझ आई हो मुझे वो बताओ। बेटा ओपनिंग कैपिटल का मतलब वो था जो पिछले साल का क्लोजिंग था। तो क्या पिछले साल की क्लोजिंग में 25,000 एडेड था? नहीं, वो तो इस साल ऐड हुआ है ना आके। तो अलग से शो करोगे कि भाई पहले साल की शुरू में आपका जो कैपिटल था वो मेरे ख्याल से कितना था, जो भी यहाँ पे गिवन था 62,350 का, और फिर आपके 36,000 पे और मजीद ऐड हुए इस साल आके। फिर इस साल का क्लोजिंग कितना कैपिटल है 106601। फिर अगले साल दोबारा 50,000 ऐड होंगे तो दोबारा अलग से शो करोगे ऐड कर। और कोई सवाल? ये आपकी वर्किंग है। खैर वर्किंग तो यहीं पे ही हम लोगों ने करना शुरू कर दी थी। ये सारा खूबसूरत सा आपके सामने है, ये कुछ अकाउंट्स बनाए थे, ये सारी चीजें हैं, और ये आपके पास वर्किंग के कुछ चीजें हैं, और उसके बाद आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस। सही हो गया जी?